अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 1 साल 365 दिन 8,760 घंटे 2,10,240 मिनट बानिए पीटीआई को कैद काटते हुए हो गए हैं। उन्हें आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद जमान पाक से गिरफ्तार किया गया था। ये 1 साल नाज़रीन पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन लेकिन मकबूल तरीन भी रहा है, और इस मकबूलियत को जो बामे उरूज मिला है वो बानिए पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के बाद मिला है। यहाँ तक कि हुकूमती रहनुमाओं को भी इस बात का इतराफ़ करना पड़ा कि इलेक्शन से पहले बानी को सज़ा सुनाने का उन्हें फ़ायदा पहुँचा है। तारीख़ में पहली बार इलेक्शन हारने वालों के साथ जीतने वालों ने भी नताइज पर उंगलियां उठाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने तो ये कहकर अपनी सीट कबूल करने से इनकार कर दिया था कि वो हल्के से वो नहीं बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन ख़राब हिकमत अमली, गलत सियासी फ़ैसले, इसके बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हक़ में फ़ैसले तब्दील करवाने का मौका नहीं मिल सका। जेल जाने के बाद बानी के सामने पहला मरहला पार्टी चलाने के लिए मुतबादिल क़यादत का इंतखाब था, जिसके लिए उन्होंने इंतखाब किया बैरिस्टर गौहर का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ एक सियासी बहरान ने जन्म लिया बल्कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई दादरसी नहीं हुई। पार्टी क़यादत ने पीटीआई नज़रियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला किया, लेकिन ये इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया। पीटीआई नज़रियाती के चेयरमैन ने आखिरी वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे और फतह भी हासिल की, लेकिन पार्टी क़यादत की ख़राब हिकमत अमली के बाइस इस जीत का फल भी पूरी तरह नहीं खा सके। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, और यूं पीटीआई जीत कर भी मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में आने के बावजूद अब तक पीटीआई सीट्स हासिल नहीं कर सकी है। पार्टी में इख्तिलाफात हैं कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्रुप बंदी बड़ी वाज़े हो चुकी है। बदएतमादी यहाँ तक है कि बानी की अहलिया और उनकी बहनें दोनों आमने सामने हैं। इसीलिए साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने यह दावा किया था कि उनके खावंद के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं वो घर के अंदर से हो रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक सूबे में हुकूमत बनाने के बावजूद बानिए पीटीआई और उनकी अहलिया जेल में हैं। सियासी मैदान में तो नाकामी ही हाथ आई है, लेकिन अदालती महाज पर एक के बाद एक करके आसानियों के दर खुलते रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने दोनों को बरी किया। साइफर केस जैसा बड़ा केस भी अदालत के सामने टिक नहीं सका। तोशाखाना केस में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद अब बानी को खदशा है कि उन्हें अंदर रखने के लिए फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है, जिसके लिए वो अदालत का दर भी खटखटा चुके हैं, लहजा भी तब्दील कर चुके हैं। जो खान साहब जेल में बैठकर बैनुल-अक़वामी जरीदों में आर्टिकल्स लिखकर अस्करी क़यादत पर तनकीद करते थे, अब उनसे मुज़ाकरात की उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। अस्करी क़यादत को बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। 9 मई को GHQ के सामने एतराफ़ करके एक कदम पीछे हटने का तासुर भी उनकी तरफ से दिया गया। मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस कहानी में कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। वो कब और कैसे जेल से बाहर आ सकेंगे ये भी वक्त ही बताएगा। बात कहाँ तक पहुँच जा चुकी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे आज के मौजूद हुकूमती नुमाइंदे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और एनालिसिस के लिए आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का। महमद साहब आपकी इजाज़त से और आमिर ज़िया साहब की इजाज़त से ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आपकी मुखालिफ पार्टी से बात का आगाज़ करें ना। सेनेटर साहब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ अफनान साहब के बतौर मुखालिफ समझते हैं आप के बानिए पीटीआई को और पीटीआई को ज़िंदगी मिली, एक नया दौर उनका शुरू हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद, आप समझते हैं कि ये मुश्किल तरीन तो है लेकिन मकबूल तरीन भी रहा पीटीआई के लिए एक साल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो इंसान को पॉपुलर करती है, और जेल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सियासतदान को नुकसान है। जेल में रहना कोई मज़े कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, और उनमें एक फ़ायदा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है।
तो ये आप इन दोनों चीज़ों को अगर सामने रखें तो आप ये कह सकती हैं कि उनको फ़ायदा हुआ, मगर अगर आप रियल पॉलिटिक्स को देखें और आप ये देखें कि उनका अमल दखल कितना है स्टेट के चलाने में, और जो पहले था उनके मामलात उनके कितने हाथ में थे और अब क्या हैं, तो उस लिहाज से तो उन्होंने काफ़ी ग्राउंड लूज़ किया है। अच्छा सर, ये देखें, ये जो हम बात भी कर रहे हैं अभी, आप भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, बाकी जो आपके साथी हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप भी शायद कुछ गेन करना चाह रहे हैं जो गेन नहीं कर पा रहे। आप ही के लोग कहते हैं, हुकूमत के लोग कहते हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे इमरान खान को अंदर रखने के लिए। तो सर क्या ऐसा गेन करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हासिल करना चाह रहे हैं जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, अगर आप उसका और जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2011 ऑनवर्ड जब इनको पॉलिटिकली इनको सपोर्ट जो है वो ज़्यादा मिली पाकिस्तान में, तो उसके बाद से जो है वो मुसलसल एक डीस्टेबिलिटी का एक उनसर भी पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा आया। बिलखुसूस 2014 के धरनों में, उसके बाद फिर केसेस, फिर और धरने, फिर वो RTS, फिर अंपायर की उंगली, पता नहीं, एक लंबी एक कहानी है इसके ऊपर। एक पेज बना, हाइब्रिड बना, फिर वो एक पेज फट गया। तो ये एक सिलसिला है। अब इसमें ये बात तो अब एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं चल रहा है कल? रिपीट टेलीकास्ट तो पिछले 75 साल से चल रहा है। तो बात ये है कि आज भी चल रहा है, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं इस बात का। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दायरों के सफर में हुमायूं साहब, बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, एक साल में मकबूलियत ज़्यादा मिली या मुश्किलात, एक तो इस बात का जवाब दीजिए। दूसरा ये सर कि जैसे ही बानी PTI जेल गए हैं उसके बाद से अब तक आप लोग कोई बड़ा जलसा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। कल सवाबी में क्या एक्सपेक्टेशन है PTI की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप कहती हैं ना कि इमरान ख़ान को कबूलियत मिली है और उसके पीछे जेल में जाना, वो अपनी जगह ठीक होता है। लेकिन देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए थे, उनको कोई मकबूलियत नहीं मिली, और उसकी वजह ये थी कि जब आप कमज़ोर शख्स होते हैं, जब आपको डर लगा होता है या जब आपने गलत काम किए होते हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है ना अपनी ज़मीन से उखड़ जाते हैं। मतलब आप अपने स्टांस पे खड़े नहीं रहते, आप फ़ौरन डील करके बाहर भाग जाते हैं या डील करके बाहर निकल जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि देयर आर सो मेनी स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। बल्कि क्या कहें, उनको वो क्लोजेट भी स्केलेटन्स का बना हुआ है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपको क्या इज्जत मिलेगी? बिल्कुल इज्जत मिलेगी। लेकिन जब इंसान एक अपनी उसकी परवाह नहीं करता है और अपने एक स्टांस पे खड़ा रहता है और वो कहता है कि यार मैं जेल में ही ठीक हूँ, मैं डील नहीं करूँगा, उसका जो मर्जी स्टांस हो, सही हो या गलत हो, जब उस पर वो खड़ा हो जाता है और जब आवाम देखती है, जब लोग देखते हैं कि यार ये आदमी एक स्टांस पे खड़ा हो गया और डर नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो फिर वो उसको आइडलाइज करने शुरू कर देते, क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज का बहुत सख्त फुकदान है। जैसे वो जो कहते हैं ना, वो जब आपने वो कमेंट किया था रिपीट टेलीकास्ट, देखिए ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। रिपीट टेलीकास्ट होता अगर इमरान खान बाहर भाग जाता, रिपीट टेलीकास्ट होता अगर इमरान खान डील कर लेता। ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये एक नया मोड़ है। ये उस वक्त तक वो सारे समझ रहे थे कि ये देja vu है ना। अब तो बाकायदा फ्रंट फुट पे बाकायदा आपके जो लीडर्स हैं, जो आपकी क़यादत है, वो आकर बता रही है कि खान साहब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, और किससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? क्या आपके अपने ही हैं जो मुज़ाकरात के दरमियान रुकावट डाल रहे हैं, या ट्रस्ट डेफिसिट है क्या सर? देखिए, इस तरह जो मुझे समझ आती है, मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से बाज़ दफ़ा हमने देखा हुआ है कि बाज़ पुलिस वाले जो होते हैं या बाज़ इस किस्म के इदारे जो होते हैं, वो किसी गलत काम में एक मुजरिम का साथ दे रहे होते हैं। तो जब हम लोग उनकी तनकीद करते हैं तो वो एक्चुअली उनकी तनकीद नहीं होती, वो उनकी इस्लाह होती है कि भाई आप इसमें ना करो। तो हम उनको बिलिटल नहीं कर रहे होते, हम उनको ये कह रहे होते कि ये गलत है।
इसी तरीके से अगर इस वक्त हम देखें तो इस वक्त एक मुर्दा लाश जो बदबू दे रही है उसको लोगों ने कंधा दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार इसको कंधा मत दो, आप लोगों के ऊपर इसका एक 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 नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और जो हमारे इदारे हैं, सॉरी आप कह रहे हैं ना उसको कंधा ना दो तो हमें डोली में उठा लो, आगे का जुमला ये था आपका? नहीं, बिल्कुल हमने ये नहीं कहा, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा। आपकी प्रिजम्पशंस बिल्कुल बेस्ड ऑन द पुराने फैक्ट्स हैं, हम आपको उधर फिर दोबारा करेक्ट करते। हम ये कह रहे हैं इनको कंधा मत दो, आगे के लिए आइन को फॉलो करते हैं और आइन को सब फॉलो करते हैं। वो आइन जिसमें आर्टिकल 48, जिसमें आर्टिकल 220, जिसमें आर्टिकल 224A, जिसमें आर्टिकल 60 की वायलेशन हो, वो आइन या वो लॉज के जो रिट्रोस्पेक्टिवली किसी एक बंदे को बचाने के लिए ना चेंज किए जाए, वो आइन या वो लॉज कम से कम मुझे इस जगह पर तो एक पेज पर नजर आते हैं कि आप सब कहते हैं कि 77 साल से ना यही सब कुछ चल रहा है और पिछले 30-40 सालों में तो बस यही सब कुछ होता रहा है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक पेज पर आए, एक जो तमाम सियासतदान है स्पेशली वो टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करें। लेकिन आप सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपने सिर्फ एक ही जगह का दर खटखटाया और वहाँ से अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। आमिर ज़िया साहब, सर ये बताइए कि ये जो साल रहा है, एक साल, कल 5 तारीख है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए पूरा 1 साल हो गया है, क्या रहा ये मुश्किल तरीन साल रहा पीटीआई के लिए या मकबूल तरीन साल रहा? आप दोनों में से ज्यादा किसे रेट करेंगे? देखिए, आपने बड़ी तफसील से किरण बताया कि जो चैलेंजेस पीटीआई को दरपेश हैं, कि जब भी किसी पार्टी में हमारी तारीख रही कि नामसाइद हालात होते हैं तो उसमें जो आपने तस्करा किया कि बाज़ औक़ात उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, गलत फ़ैसले भी हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पीटीआई ने, मतलब है कि हमने देखा कि 8 फरवरी को जिस तरह से उनको मैंडेट मिला, कि जब मुझे उनका जावेद जब्बार ने भी कराची में एक तकरीब में ख़िताब किया, बड़ा मज़े का जुमला उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोटर्स, वो जो है कैंडिडेट्स होते हैं, वो वोटर्स को ढूंढते हैं। ये जो फरवरी 8 का इलेक्शन था, ये पहला इलेक्शन था कि जिसमें वोटर्स ने पार्टी को ढूंढा, कहीं ढोल को ढूंढा, कहीं उन्होंने करेले को ढूंढा, कहीं बैगन को ढूंढा, तो ये अपनी नौयत की नई चीज़ हुई थी। तो मैं कोट कर रहा हूँ, जावेद जब्बार ने अपनी किताब की तकरीबी रुनुमाई में कहा, तो वाकई इस हवाले से जो भी उनके ऊपर मुश्किलात पड़ी, जो भी उनके ऊपर मतलब तूफ़ान हुआ, लेकिन उसको उनके जो वोटर्स ने जो है उसको ऑफसेट कर दिया। और हम देखते हैं कि पीटीआई को मतलब ना कि उनके पास सिंबल था, ना कि पार्टी अग्रीड। बट सर ये बताइए कि ये मौका मिला ना, अवाम ने भी मौका दिया, लोगों ने ढूंढ कर बैंगन को भी, डोली को भी जाकर ठप्पे लगाए, अवाम ने भी मौका दिया, लेकिन क्या वजह हुई ऐसी कि पीटीआई उस मौके को सही से उस तरह से कैश नहीं कर पाई जो करना चाहिए था? क्या बानी ने खुलकर खेलने का जो क़यादत मौजूद है उनको मौका नहीं दिया, या कोर कमेटी चीज़ों को दुरुस्त अंदाज में लेकर नहीं चल सकी? हुआ क्या? देखिए किरण, दो प्रॉब्लम की दो सतह होती है। एक तो होती है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कि आपके सामने चैलेंजेस हैं, कि आपसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, आपके सामने जो है वो 9 मई के वाक़यात को भूलने और माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। हकीकत है कि जो एक बड़ी मुश्किल उनकी सिचुएशन है। फिर आपके सामने पाकिस्तान की दो बड़ी इंट्रेंच पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि जो नून लीग की शक्ल में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में, जो कि हुक्मरान अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, उनकी पॉकेट्स भी डीप हैं, उनका मतलब है उनकी भी फॉलोइंग है। ये उनका दूसरा चैलेंज था। तीसरा जो मैं समझता हूँ कि सब्जेक्टिव चैलेंज था, वो ये कि अगर ज़रा सा वो अपनी तनकीद का रुख जो है, तोपों का रुख ज़रा सा वो सही सिमत में रखते, क्योंकि तासुर ये लगा कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। अमूमन होता है कि ठीक है, अगर आपको गिले शिकवे हैं भी, तो आपको अगर पाकिस्तान की पावर मैट्रिक्स का पता है किरण साहिबा, तो आप ये नहीं करेंगे कि जो आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने बहुत बड़ी एक अपनी तफरीक कर देंगे। जो एक तासुर गया, गलत गया, उनकी सोशल मीडिया का भी कसूर था जो बेलगाम था, और ज़रूरी नहीं कि पार्टी ही कह रही हो, बहुत सारे लोग अपने आप भी एक तनकीद और प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिसी टुवर्ड इस्टेब्लिशमेंट थी उसमें इत्तेदाल की कमी थी। अगर वो उसकी जगह सिर्फ नून लीग को, जो कि उनकी दायरे के पंजाब में मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी पे तनकीद को जिस साइड पर ले गए ना सर, तो इसी को ही देखते हुए बताइए कि फिर अब आपको आगे का मंजरनामा पीटीआई का क्या नजर आ रहा है? डील नजर आ रही है, पाबंदी नजर आ रही है, या कोई ब्रीदिंग स्पेस नजर आ रहा है? देखिए, तीन चीज़ें इसमें हैं। रिहाई की सूरत में
पहली बात तो ये कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है पीटीआई की कि वो मौजूदा सियासी क़यादत से बात नहीं करना चाहती, बल्कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। जनरल बाजवा साहब के दौर में भी यही ख्वाहिश थी उनकी, और उसके बाद जब आसिम साहब हैं उनके दौर में भी यही ख्वाहिश है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, जिसको लोग डील समझते हैं वो कहते हैं कि जी फेयरनेस के अगर हम मुश्किलात के शिकार हैं तो इस मुश्किल की जो कुंजी है हल करने की वो फ़ौज के पास है, ना कि हुकूमत के पास, जिसको समझते हैं कि बेबस है या अपना फैसले करने में आज़ाद नहीं है। ये वो उनका एक पोजीशन है। आपका ये जो सवाल अहम है कि जी क्या नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि भी पीटीआई की मुश्किलात फिल वक्त बरकरार रहेंगी। इसलिए बरकरार रहेंगी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के उसमें कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा इंडिकेशन। हो सकता है कि पसे पर्दा कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन जो इमरान खान बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं वो मतलब है जो उनका एक हमेशा से कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जी हमसे बात करें और हम फ़ौज से ही बात करेंगे, लेकिन फ़ौज क्या उनको जवाब दे रही, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरा एक और आखिरी सवाल है यहाँ पे आपसे, मैं वो अर्ज़ करूँगा कि अगर इस मुल्क में यही इसी तरह का क्राइसिस जारी और सारी रहते, 2 बरस से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल को, बड़े से बड़ा तगड़ा मुल्क घुटनियों आ जाता है। तो अगर इस मसले को रिजॉल्व नहीं किया गया in the enlightened self-interest of Pakistan, not for इमरान खान, not for नून लीग, not पाकिस्तान के लिए, तो इसको हल करना ज़रूरी है। और एक जो बड़ी जमात है मेरे ख्याल में हमारे यहाँ, अगर हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले और निज़ाम आगे बढ़े, तो उसका जो राइटफुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको मिलना चाहिए। और जो लोग 9 मई में मुलविस हैं, आप ठीक है उनको कन्विक्ट करें, उनको वो उन्होंने भी कहा कि CCTV में देखें, ढूंढे जो लोग पत्थर मार रहे थे उनको बिल्कुल वाक़तन सज़ा दें, जो उसको प्लानर्स थे उनको पकड़ें। लेकिन उसके साथ साथ जो लेजिटिमेट पोलिटिकल पार्टी है उनकी, जिन्होंने इन मामलात में मुलविस नहीं है, उनको आपको एक स्पेस देनी चाहिए, दैट इज फेयरनेस, और उसको रिजॉल्व होना चाहिए। उसमें किसी की नाक नहीं कटेगी, ना समझें कि पीटीआई की कटेगी, ना किसी और की कटेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान आगे चला जाता है। लेकिन आमिर साहब इसमें फिर जो आप बात कर रहे हैं उसमें फिर एक सवाल ये भी आ जाता है ना कि जो कारकुन मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, जो उठा के पत्थर मार रहा था या जो आग लगा रहा था, वो भी तो किसी न किसी हिदायत पर ही वहां पर जमा होकर ये सब कुछ कर रहा था ना। और वो हिदायत तो ऑब्वियसली वो वीडियो कैमरा में और वो जो CCTV कैमरास लगे हुए थे उसमें तो नहीं आई होंगी। हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं सर, अब बात कर लेते हैं जरा कल इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से। पहले जुमले में यही कहा था, मैंने पहले जुमले में यही अर्ज किया था कि जो उसके सहूलतकार हैं, जो उसके मनसूबा साज हैं, उनको देखें, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस काम की होती है? इसीलिए होती है ना कि वो तहकीकात करें और सबूत को दुनिया के सामने लाकर पेश कर दे अदालत में। तो इतना कोई पेचीदा मसला नहीं है, ये कोई उस तरह का नहीं है। कल इजलास होने जा रहा है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से। आमिर साहब जी बिल्कुल ठीक, कल जो इजलास होने जा रहा है ज़रा उसके हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पिछले 2-3 दिन से जो मुझे उनके अंदाज नज़र आ रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो अफनान साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। अब अफनान साहब, आपको तो पीपल्स पार्टी से ये तक ऑफर्स आ रही हैं या ये तक मशवरा और सलाह दी जा रही है, क्योंकि उनका ये भी एतराज़ है कि आप सलाह मशवरा तो करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जा रही है कि अगर कोई मुश्किलात हैं, कोई परेशानी है, तो असेंबली को डिज़ोल्व कर दें। तो सर, वज़ीर आज़म को कोई ख़तरा है वाकई कि वो असेंबली तहलील कर देने तक की बात हो रही है, या पीपल्स पार्टी नाराज़ है? क्या हो रहा है? ये मुसलसल हुकूमत से शिकवे हो रहे हैं, मुसलसल तनकीद हो रही है। अफनान साहब देखिए, बात ये है कि हमारी कोalition गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो है हमारा मैंडेट है, उसके अंदर हमारे पार्टनर है पीपल्स पार्टी। तो जो भी उनकी तजवीज़ होती है उनके ऊपर हम बड़ा जो है वो संजीदगी से उसको देखते हैं। अगर उन्होंने ये तजवीज़ दी है तो इससे भी संजीदगी से देख रहे हैं जो नैयर बुखारी कह रहे हैं। मेरे उसमें कोई इस तरह की बात आई नहीं है। नहीं, नैयर बुखारी साहब जो वज़ीर आज़म को कोई खतरा है तो असेंबली तहलील कर दें। हाँ ठीक है वो, लेकिन जो फोरम है करेक्ट, वो तो आपने जो इंटरनल आपकी जो कम्युनिकेशन है उधर आपने ये बात करनी है ना, TV पे जाके तो ये बातें नहीं होती। तो वो ज़रूर उसके ऊपर अगर ये समझती है पीपल्स पार्टी के वो और अगर पीपल्स पार्टी जिस फोरम पे बात करनी चाहिए वहीं पर ही मशवरा देती है मुस्लिम लीग नून को, तो मुस्लिम लीग नून इसे कंसीडर करेगी? नहीं, बिल्कुल कंसीडर तो देखें ना, हमारी हुकूमत तो कायम ही नहीं रह सकती पीपल्स पार्टी के हेल्प के बगैर। विफाक में उनके वोटों के साथ जो है वो हुकूमत बनी है, तो उसके बगैर कैसे जो है वो मामला चलाया जा सकता है? कुछ बातें जो है वो मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। ये बार बार जो है बात की गई कि जी इमरान खान साहब आइन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, जब ये कहते थे कि ISI वाले को मैं कहता था कि जाओ नंबर पूरे करो ये उसके असेंबली के मनी बिल के लिए या लॉ मेकिंग के लिए, तो ये कौन से आइन के तहत था? ये जो RTS था ये कौन से आइन के तहत बिठाया गया था?
ये जो बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुझे डील चाहिए, ये कौन सा आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से डीलें मांगते फिरेंगे? तो ये जो मुनाफकत है ना, इसको मेरा ख्याल है पीटीआई को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा कि आप जो है वो भागे भागे फिरते हैं डीलों के लिए। कभी कहीं से आपको डील मिल जाए, आप भागे भागे फिर रहे हैं, मगर आप दूसरों को भाषण आप दे रहे हैं। मैं वैसे ये एक्ट में तरमीम, 4 साल जेल काटी है, तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी से आप करवा सकेंगे या नहीं, मैंने आपसे पूछना है। तो उसके बाद हमसे आगे बात करें। सही, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ तो रिकॉर्ड पर मौजूद है ना फरहान साहब। सर हुमायूं साहब, मुझे बताएं, केपीके में अपनी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ जो बनाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पार्टी रहनुमाओं ने, खुद बानी है पीटीआई ने बदउनवानी की शिकायत पर हुकूमती मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें शाह फरमान साहब हैं, काजी अनवर हैं और मुसद्दिक अब्बास हैं। कमेटी में वजीर आला नहीं है सर, तो इसका मतलब ये है कि कमेटी बदउनवानी की शिकायत पर केपीके वजीर आला से भी पूछगछ कर सकेगी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूँ, ये मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने देखा था कि पिछले मेरे ख्याल में कोई 2-3 साल से एक हमने बहुत 4 साल से बहुत शोर सुना था जी कि एसी उतर जाएगा, एसी उतर जाएगा, और वहाँ पे ये बात थी। लेकिन आपको पता है कि क्या इमरान खान ने जो आज कहा है, उसने कहा है कि उनको बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी, उनके पेट ख़राब था बहुत सख्त, बिकॉज़ कि उनको जो खाना दिया जाता है उसमें बाज़ चीज़ें जो पेरिशेबल होती हैं उनको बर्फ़ में नहीं रखा जाता और उसको गलत तरीके से किया जाता है और फिर उनको दिया जाता है। और ये डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट है, और ये लोग ये वन वे और अनदर वे ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को, लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे ने ये कहा था कि आप लोगों की तरफ से फ्रिज की रिक्वेस्ट ही नहीं की गई। अगर आप लोग फ्रिज की रिक्वेस्ट करेंगे तो बाकी अगर वहाँ पे देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हम पूरी कर देंगे अगर आप मेरी बात में सुने, देते हैं मेरी बात सुने। उन्हें के एक टिकटॉक करते हुए एक फ्रिज भी जरा वो कर ले, और फ्रिज के साथ भी एक टिकटॉक कर ले। जब बारिश के पानी के साथ उससे बाहर निकल के कहते हैं कि जी उधर पानी ज्यादा, इधर आ जाओ, यहाँ पे टिकटॉक अच्छी बनेगी, तो एक ये भी कहते हैं कि फ्रिज इधर रखवा लो, यहाँ पे टिकटॉक अच्छी बनेगी। अब बात आ जाती है आपकी। देखिए, इस तरह होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, आपको जो मैंने उसमें सुना है उसमें एक चीज है, उन्होंने कहा है अगर आपके पास किसी जगह पे, अब ये लोगों को कहा है, अगर आपके पास किसी जगह पे कहीं कोई इंफॉर्मेशन है कि कहीं करप्शन हो रही है तो प्लीज सबूत के साथ आए। एक पॉइंट है। नंबर 2, तो इसका ये मतलब था कि वो जो लोग आपने जो जरूरी बात समझी उसका जवाब दिया, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेकर वापस आती हूँ, फिर जरूर बताइए। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। आमिर ज़िया साहब, सर अभी बात कर रही थी मैं अफरान साहब से, जो नैयर बुखारी साहब ने मशवरा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आपकी नज़रों से यकीन गुजरा होगा। क्या वजह नज़र आती है सर आपको इसके पीछे? और चंद दिन पहले तो जरदारी साहब कह भी चुके हैं कि हुकूमत नहीं चल रही है इनसे। देखिए, बड़ा एक कहते हैं नाजुक डेलिकेट खेल खेल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि उनके पास आईनी ओहदे भी हैं, सिंध में उनके पास अच्छी हुकूमत है, लेकिन जो भी तनकीद अगर हो रही है वो तो नून लीग पर हो रही है, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन में है और समझते हैं कि उसमें इन हालात में स्मार्ट मूव सर ये पीडीएम की हुकूमत से खेल रही है पीपल्स पार्टी। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो इसके साथ साथ चाहते हैं कि वो जब आगे का मंजरनामा देखते हैं तो समझते हैं कि सिंध तो उनके पास महफूज किले की सूरत में है, देही सिंध खुसूसी तौर पे, कम से कम पंजाब में अपने लिए वो रूट्स बना सकें। तो इसलिए उनका मुतालबा रहा है, जो नून लीग से खिलाफात भी उन्होंने रखे कि जनाब हमारी बात नहीं सुनी जाती, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारी मर्ज़ी के साथ हो, और जो भी उनके दीगर मुतालबात हैं। उसके साथ साथ जब भी दबाव आता है तो अपने आप को ज़रा सा दूर कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी अभी जो है हुकूमत गिराने के मूड में होगी। ये ठीक है, बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, बयान दे दिया है, लेकिन असल बयान जो उनका आएगा, उसका इंडिकेशन जो आएगा वो आएगा जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल की तरफ से, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी खामोशी है। और जिस बयान को आप कोट कर रही हैं कि जिसमें जरदारी साहब ने कहा था बकौल मुबैना तौर पे कि हुकूमत नहीं चल रही, तो हमने उसको चेक भी किया बाद में, तो हालांकि उनके बीट रिपोर्टर्स ने पीपल्स पार्टी की खबर दी, लेकिन जब उनकी हमने मरकज़ी क़यादत से बशमूल कायरा साहब से मेरी खुद बात हुई मेरे प्रोग्राम में, तो उन्होंने उस चीज़ की तरदीद की। उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं दामे दरमे सुखने जो हैं नून लीग के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि दो तरह के इशारे वो दे रहे हैं। एक पॉपुलर उसके लिए वो एक छोड़ते हैं, हवा में एक बात छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो संजीदा क़यादत है वो नून लीग को
तसल्ली तशफ़ी भी देती रहती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। और सर एक आम तासुर ये भी है ना कि जब पंजाब में पीपल्स पार्टी जाती है तो वो इसी तरह की बात करती है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। अफनान साहब, करनी पड़ेगी, इलेक्शन एक्ट पे तरमीम करवा सकेंगे पीपल्स? जी एग्जैक्टली, पीपल्स पार्टी साथ देगी हुकूमत का? जी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा। और ये कल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, कल जो है सेनेट का इजलास है, नंबर्स हमारे पूरे हैं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह अमेंडमेंट हम पास करा लेंगे। सही। और सर कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि तौहीन अदालत के हवाले से भी आप लोग कोई तरमीम वगैरह करने जा रहे हैं, तस्दीक कीजिएगा इस बात की? देखिए इसके ऊपर डिस्कशन होगी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, और ये अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है कि तौहीन अदालत का जो मामला है मामला अंडर कंसिडरेशन तरीके से इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा और फिर इस पर कोई बिल भी लाया जाएगा आने वाले दिनों में? अभी ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर बातचीत चल रही है, इस पर डिबेट होगी नेशनल असेंबली में और सेनेट में, फिर ही कोई बात मामला किसी तरफ जाएगा। सही। मेमन साहब, ज़रा ये शेर अफजल मरवत वाला जो मामला हुआ है, मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रही हूँ। आधी रात को एक नोटिफिकेशन, पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनको मालूम नहीं होता, बानी से सवाल होता है, बार बार सवाल होता है, वो इस पर कोई अपना रद्द अमल देते नहीं है। लेकिन बताया हमें ये जाता है, अगर हम बात करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब जिन्होंने साइन की है उस डॉक्यूमेंट पर, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो बानी की हिदायत पर ही हुआ है। आपकी नज़र में कैसे देख रहे हैं आप इस मनसूखी को, इस मुअत्तली को शेर अफजल मरवत की? देखिए, इस तरह है कि जो पार्टी पॉलिसी है उसमें बहुत जगहों पे जो बज़ाहिर है उनको जो कहा गया था उन्होंने वो बातें नहीं सुनी या नहीं मानी, और विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी उन्होंने बाद ऐसे बयानात दिए जिनसे उनको मना किया गया था, उन्होंने फिर भी किया। तो उस बेसिस पे एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो लोग थे उनमें ऑब्वियसली इट वाज हेडेड बाय शमीम नकवी साहब, और उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स भी किया है। उन्होंने इस चीज़ का कहा भी है कि ये सारी बातें डिस्कस हुई थी इमरान खान के साथ, और उसके बाद जो डिसीजन हुआ है वो एक पार्टी पॉलिसी के लिहाज से थी, तो उसमें कोई दूसरी राय आ नहीं सकती है। हाँ, देखिए इसमें हर चीज़ के लिए बुनियादी सवाल, बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है आपकी पार्टी के, वो लाइल क्यों थे? नहीं, वो इससे पूरी तरह एग्री करते हैं। उनके साथ शमीम नकवी साहब ने बात की थी, उनको दरमियान में शायद किसी ने कोई बात बताई थी, वो जरा डिफरेंट तरीके से बताई थी। शमीम नकवी साहब कल खुद मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे उमर अयूब के इल्म में थी ये बात, लेकिन बैरिस्टर साहब तो जब उनको बताया गया, उनसे पूछा गया, उनको तो वो नोटिफिकेशन ही जाली लग रहा था, वो जाली करार दे रहे थे उसे। जो भी थे वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन उनसे जब बात हो गई थी, उन्होंने शमीम नकवी साहब ने खुद कहा जब उनसे बात हो गई थी और जब बात बताई, मैंने कहा होता तो वो शेर अफजल मरवत साहब को इस बात के लिए रोकते थोड़ी कि इस्तीफा ना दें सर। नहीं, देखिए वो ये छोटी मोटी चीज़ें ये हर पॉलिटिकल पार्टी में चलती रहती हैं। ये तो शेर अफजल मरवत साहब तो अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। हम लोगों ने मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में देखें कितने सीनियर लोग हैं, पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है शेर अफजल मरवत, और उनसे इस्तीफा भी लिया जाएगा, कौमी असेंबली से उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा। देखिए उसूलन तो इसी तरह ही होना चाहिए कि जब आप किसी पार्टी के टिकट से लड़ रहे होते हैं और उधर से अगर आपकी बेसिक जो मेंबरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर यू डू नॉट रिप्रेजेंट दैट पॉलिटिकल पार्टी इन एनी फोरम, तो आप कर नहीं सकते हो। तो वो ये एक प्रॉपर तरीका है, तो उस लिहाज से होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो प्रेशर वो हुआ था। देखिए उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर कोई करप्शन के बताता है कि करप्शन हुई है तो प्लीज़ सबूत के साथ आए। उसका दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई ये समझते हैं कि जो किसी के ऊपर चेक नहीं होगा तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस, चाहे वो चीफ मिनिस्टर या कोई भी है वो लोग का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो कही थी, जिसको
आप लोगों ने शायद उतना नहीं वो नोटिस किया। वो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में, ये सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को नहीं चलने दिया जा रहा, और उसकी वजह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बताई है। उसकी वजह ये बताई है कि जब फर्ज करे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ को करने के लिए, तो फिर उसको ये हक हासिल है कि वो अपने मर्जी की टीम हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई भी होता है, अब जब हर जगह पे ये हुआ है, तो वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको उनके मतलब के नहीं दिए जा रहे। और यहाँ पे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे मेरे तीनों मौजूद मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से कल इजलास होने जा रहा है, इसके कानूनी पहलू पर बात करेंगे। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मानी साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, खुसूसी नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद वो 15 दिन भी गुजर गए, फिर भी कन्फ्यूजन जो है वो अभी तक बरकरार है कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करने जा रही है, इसके मुताबिक कोई रुकने असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो पार्टी सर्टिफिकेट है वो तब्दील नहीं कर सकता, और मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि इस जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। तो सर क्या इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद है वो नहीं हो सकेगा उस्मानी साहब? जी हो सकेगा, ये तो कानून बनाया ना उन्होंने, और कानून असेंबली का हक होता है कानून बनाना, और खासतौर से इस मरहले पर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है जिसमें कि ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे जो बाद में जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक आर्टिकल 63A जो है कि अगर आप पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस सूरत में आपको वोट काउंट नहीं होता और आप वो सजा के मुस्तहिक होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये फिर अगर ये इस किस्म का एक्ट नहीं बनेगा तो बाद में फिर कई लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। तो अब ये ऐसी चीज़ है जिसपे कि कानून साजी की ज़रूरत है और कोई तरीका मौजूद नहीं। हालांकि उन्हें आइन में अगर आप तरमीम करें तो अलग बात है, लेकिन कानून के जो ये शक है उसमें ये साफ जाहिर है कि ये जो ये कर रहे हैं गवर्नमेंट अभी कर रही है, ये इस मौके पे इस मरहले पे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में जो जजमेंट दी है, जो खासतौर से मेजॉरिटी जजमेंट जो है उसमें वो कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। फुल जस्टिस करने में उन्होंने कोई ज्यादती कर दी है, ज़्यादा कर दिया है, और इस तरह से वो कानून में भी आइन में भी चेंजेस करने की कोशिश की उन्होंने। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मेरे ख्याल में तो सर ये बताइए क्या पार्लियामेंट, उस्मानी साहब, क्या पार्लियामेंट इस कानून का इतलाक जो है वो माजी से कर सकता है, या फिर ये कानून बन जाएगा तो फिर उसके बाद इतलाक मुस्तकबिल से होगा? उस पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अमल कर दिया है, यानी जो 39 सीट्स जो थी जो कि जिसमें कि पीटीआई के मेंबरान ने डिक्लेयर किया था अपने आप को मेंबर पीटीआई का, उनका तो जो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया एफिडेविट। तो ये चूंकि इफेक्ट हो गया, उस पर हो गया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो अब बैकडेटेड तो नहीं हो सकती, लेकिन ये बसूरत जो बाकी जो 39 हैं, तो यानी सर इस कानून के बाद, इस कानून साजी के बाद उस्मानी साहब जो 39 अराकीन हैं वो तहरीक इंसाफ के होंगे और जो बाकी 41 अराकीन हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के माने जाएंगे सर, ऐसा कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो है, यकीनी बात है। वैसे भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे जाहिर होता है कि इस किस्म का इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट पे एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है कि उसका इंटरप्रिटेशन दें, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, एक एफिडेविट जो चेंज करेंगे वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जबकि उन्होंने अपने आप को कभी पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर नहीं किया। तो इन सब जो कंफ्यूजन है इसको सही करने के लिए आइन कानून साजी की जरूरत थी, और मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट कर रही है। ये अलग बात है कि उस पर काफी ऑपोजिशन होगी, शोर शराबे होंगे, लेकिन अगर और फिर सर तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वो 39 के तनासुब से मिलेंगी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, क्योंकि उन्होंने तो फहरिस्त जमा नहीं करवाई, तो इसलिए फिर उनको नशिस्तें ही नहीं मिलेंगी।
अब उसके लिहाज से प्रोपोर्शनली उनको मिल जाएगी वो जो 39 जो सीट्स हैं उसके जो प्रोपोर्शनल है। अच्छा उस्मानी साहब, मखसूस नशिस्तों पर सर 2 इख्तिलाफी नोट भी आए ना सामने, जिनमें कहा गया है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। रियासत का कोई आइनी इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म पर अमल का पाबंद नहीं जो आइन के मुताबिक ना हो। तो क्या सर ये इख्तिलाफी नोट जो है, ये डिसेंडिंग नोट अक्सरियती फैसले पर, तफसीली फैसले पर हो सकता है असरअंदाज? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे 3 जजमेंट्स आई हैं। एक तो जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिसके बेसिस पर काम हो रहा है, और दूसरी आज आई है, कल आई थी, और एक पहले भी आई जो कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं फायज मूसा साहब ने जो जजमेंट जिसके वो हेड थे बेंच जितने मेम्बरान के। तो अब 3 हैं जजमेंट, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जजमेंट हैं जिनमें कि पूरी तरीके से फुल जजमेंट आ गई है सामने, डिटेल जजमेंट आ गई है। और जो जिस जजमेंट पे असर हो रहा है, जिससे कि आजकल जिसकी बातें हो रही हैं, वो कंप्लीट जजमेंट अभी तक नहीं आई। तो अब ये इस वक्त में इस मरहले पर जब ये PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने भी दोनों ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब रिव्यू पिटिशन जब आगे होंगी तो उसमें इन दोनों जजमेंट को जो डिटेल जजमेंट है उनको कोट किया जाएगा। और ये चूंकि डिटेल जजमेंट नहीं है तो यकीनन इसका इतना असर नहीं होगा जितने उनका भी असर हो सकता है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में रिव्यू पिटिशन और सर ये भी बता दीजिएगा कि जो 39 अरकान है, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर किया इन्हें, क्या किसी भी तरह से स्पीकर रोक सकते हैं इन्हें? नहीं, फिलहाल तो नहीं रोक सकते क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को। और जो रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, रीजनिंग ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको गलत इंटरप्रेट किया था और इनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम के आखिर में। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की सड़कों, गलियों, मोहल्लों और शाहराहों पर एहतजाज करते इन लाखों तलबा मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दें। बांग्लादेश में 2 दिन में मुजाहिरों के दौरान 70 से ज़ायद अफराद जान से जा चुके हैं। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुजाहिरों का इस सिलसिला तो 1 माह पहले कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन इसमें मजीद शिद्दत आ गई है और सिविल नाफरमानी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। जुमे को कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान जाबाहक होने वाले 200 अफराद के लिए एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने सख्त क्रैकडाउन कर दिया, जिसके बाद से अवाम, खास तौर पर बांग्लादेशी तलबा बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन और हुक्मरान जमात अवामी लीग के कारकुनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में बेशतर हलाकतें हुई हैं। इस एहतजाज और सिविल नाफरमानी की तहरीक के अहम रहनुमा ने मुजाहिरीन को सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दिया कि वो लड़ने के लिए तैयार रहें, लाठियाँ तैयार करें, बांग्लादेश को आज़ाद करवाएं। हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार देते हुए उन पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाया है और आवाम से अपील की है कि वो इन दहशतगर्दों को आहनी हाथों से कुचल दें। यहाँ नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन सूरत हाल यह है कि इस बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में बांग्लादेश की वो जो कुछ दिन पहले तक हुकूमत के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन ले रही थी, वही फ़ौज आज मुजाहिरीन की तरफदारी का तासुर दे रही है। बांग्लादेश आर्मी के बयान में कहा गया है कि फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही और आइंदा भी ऐसा ही करेगी। साथ ही साबिक फ़ौजी अफसरान भी नाफरमानी तहरीक में शामिल हो गए हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल इकबाल करीम ने मुजाहिरीन की हिमायत में अपनी फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीर को सुर्ख कर दिया है। अब इस तहरीक में बांग्लादेश के बेशतर फिल्म स्टार्स, मौसीकार, गुलकार, शोरा, अदीब, सियासतदान समेत तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे यकीनन शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के मजबूत कदम लरस रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह जुम्मे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।